नमस्कार। सीधे आज के इस एक्सप्लेनर के विषय पर आते हैं। आज हम MV हॉन्ड्यूज क्रूज शिप पर मिले मल्टी कंट्री एंडीज वायरस क्लस्टर की इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में समझेंगे। विशेष रूप से पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के नज़रिया से ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे हाई स्टेक्स मामलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए और वर्तमान रिस्क असेसमेंट गाइडलाइंस कैसे काम करती हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर सिर्फ एक नंबर है, 42 दिन। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये वह क्रिटिकल मॉनिटरिंग विंडो है जो इस अभूतपूर्व संक्रामक रोग के पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को पूरी तरह से डिफाइन करती है। आज की इस चर्चा में हम तेजी से इन 5 अहम बातों को कवर करेंगे: क्रूज शिप क्लस्टर की टाइमलाइन, वायरस की ट्रांसमिशन प्रोफाइल, एक्सपोजर रिस्क को असेस करने का तरीका, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अंत में क्लिनिकल और इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स। तो चलिए सबसे पहले उस एपिडेमियोलॉजिकल स्थिति को समझते हैं जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ अलर्ट को ट्रिगर किया। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल से। एक इंडेक्स केस जिसकी अर्जेंटीना की ट्रैवल हिस्ट्री थी, MV हॉन्ड्यूज पर सवार होता है। 6 अप्रैल को उसमें पहले लक्षण दिखाई देते हैं और दुख की बात है कि 11 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो जाती है। मई की शुरुआत आते आते हम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच सेकेंडरी ट्रांसमिशन की एक पूरी चेन देखते हैं, जिसके चलते तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन करना पड़ा। डेटा देखें तो स्थिति की गंभीरता और क्लियर हो जाती है। मई की शुरुआत तक इस क्लस्टर में कुल 8 मामले थे, 6 पुष्ट और 2 संभावित। लेकिन सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात है इसका 38% का हाई केस फैटेलिटी रेशियो। इसी वजह से एक अर्जेंट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ी। अब किसी भी पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को लागू करने के लिए पैथोजन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एंडीज वायरस की ट्रांसमिशन प्रोफाइल को क्लोजली देखते हैं। देखिए, सामान्यतः जो हंटा वायरस होते हैं वो रोडेंट्स यानी चूहों और उनके मल मूत्र से सीधे इंसानों में आते हैं। उनमें रूटीन ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। लेकिन एंडीज वेरिएंट एक बड़ा अपवाद है। इसमें क्लोज और लंबे समय तक संपर्क के जरिए इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन का रिस्क डॉक्यूमेंट किया गया है। यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ ज़ूनोटिक ट्रेसिंग से यहाँ काम नहीं चलेगा। पर्सन टू पर्सन एक्सपोजर को ट्रैक करने के लिए बहुत ही सख्त एपिडेमियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता है। हमारा फोकस पूरी तरह से ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स पर होना चाहिए। इसी पॉइंट से हम अपने अगले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक्सपोजर के रिस्क का आकलन करना। हमें एग्जैक्ट पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। ये रिस्क मैट्रिक्स पब्लिक हेल्थ टीम्स के लिए सबसे पावरफुल टूल है। ये क्लियरली हाई रिस्क व्यक्तियों को लो या नो रिस्क वालों से अलग करता है। जैसे अगर किसी ने केबिन शेयर किया है या बिना PPE के CPR दिया है तो वे हाई रिस्क हैं और उन्हें 42 दिन की एक्टिव मॉनिटरिंग चाहिए। वहीं 6 अप्रैल से पहले जहाज से उतरने वालों के लिए नो रिस्क है। इससे रिसोर्सेज बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल होते हैं। और सस्पेक्टेड केस की डेफिनेशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन एक्सपोजर क्राइटेरिया में आता है और 42 दिनों के अंदर उसे बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण होते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट और इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई भी देरी भारी पड़ सकती है। रिस्क मैट्रिक्स सेट होने के बाद अगला कदम आता है एक्चुअल ग्राउंड जीरो पर, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग। पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को क्लस्टर से निकले हर संभावित इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए इन 4 सटीक स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा: आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटिफाई करना, मॉनिटरिंग शुरू करना और लक्षण दिखने पर तुरंत एस्केलेट करना। एक भी केस रडार से बचना नहीं चाहिए। अब ये 42 दिन की मॉनिटरिंग विंडो असल में है क्या? ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। रोजाना तापमान जांचना, स्ट्रिक्ट सिम्टम लॉग मेंटेन करना और किसी भी बुखार या रेस्पिरेटरी साइन को तुरंत रिपोर्ट करना। इसके अलावा भीड़भाड़ से बचना और बिस्तर शेयर न करना जैसी चीजें भी अनिवार्य हैं। एक और चैलेंज सामने आता है मैनेजमेंट का। प्रशासन को पहले से तय करना होगा कि क्या एक्सपोज्ड हुए लोग घर पर एक डेडिकेटेड आइसोलेशन स्पेस में सेफ हैं या उनमें लक्षण शुरू हो गए हैं और उन्हें फैसिलिटी बेस्ड केयर की जरूरत है जहां ECMO जैसी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट कैपेसिटी मौजूद हो। जब कोई सस्पेक्टेड केस हेल्थ केयर सेटिंग में एंटर करता है तो क्लिनिकल और इन्फेक्शन कंट्रोल एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। यहाँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को स्ट्रिक्टली
AIIR यानी एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम में ही रखना है। स्टाफ के लिए N95 मास्क, गाउन, ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन एकदम मैंडेटरी है। और हाँ, एरोसॉल जनरेट करने वाले प्रोसीजर्स को कम से कम करना है ताकि अस्पताल के अंदर ही वायरस ना फैल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वायरस का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इलाज नहीं है और मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव डेटा भी है। अगर सिवियर केस में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन या ECMO जल्दी शुरू कर दिया जाए तो सर्वाइवल के चांसेस लगभग 80% तक बढ़ जाते हैं। अर्ली सपोर्टिव केयर ही यहाँ असली गेम चेंजर है। तो इन सब बातों के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे लोकल हेल्थ सिस्टम्स इन हाई कॉन्सिक्वेंस पैथोजेंस को तुरंत ट्रेस, मॉनिटर और आइसोलेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है? MV हॉन्डिस क्लस्टर हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ग्लोबल ट्रैवल के इस दौर में एक तेज और मजबूत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चॉइस नहीं बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।